मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। देखिए, इनऑर्गेनिक हमारी कंप्लीट हो गई है। हालांकि एक टॉपिक जो पी ब्लॉक है, हालांकि उसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, फिर भी ये है कि बाद में जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी जो है टाइम नहीं है हमारे पास। टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग टेस्ट था आपके आज पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक जो है थ्योरेटिकल है, तो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए थे, तो आप सेल्फ पढ़ लेना। बाद में जब टाइम मिलेगा तो हम पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इनऑर्गेनिक हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो एक पोर्शन बच रहा है ऑर्गेनिक, वो हमें शुरू करना है। और ऑर्गेनिक की खासियत ये है कि अगर आप टच में नहीं रहेंगे तो साफ हो जाएगी। इसलिए जो है ऑर्गेनिक मैंने लास्ट के लिए रखा था, तब जब आप पढ़ें रिएक्शन तो वो आपको एग्जाम के टाइम पे मेमोरी में रहे, तो वो टच में रहे इसलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला जो हम यूनिट शुरू कर रहे हैं वो है जीओसी। अब देखिए, सिलेबस में आपके केवल इंटरमीडिएट्स मेंशन कर रखा है। जीओसी वैसे स्पेशली नहीं है, लेकिन बिना जीओसी के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। तो जो आपके काम का है वही हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, तो देखिए एक आइसोमेरिज्म आपको मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया था। वहां पर जैसे कई बार आपको डाउट भी हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा था वहां पर नंबर ऑफ आइसोमर कितने हैं, तो वहां पर केवल आपने ज्योमेट्रिकल निकालने थे, लेकिन उसके स्टीरियो आइसोमर भी होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर भी होते हैं, तो वो थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए, स्पेशली आइसोमर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो आपके चैप्टर मेंशन है जैसे एल्केन, एल्किन, एल्काइन या और भी जो चैप्टर है, वहां पर आइसोमर पे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आप मान के चलिए कि जीओसी ऐसा टॉपिक है जो सिलेबस में मेंशन हो या ना हो, उस पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो देखिए, आइसोमर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। क्या होती है डेफिनेशन? दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन कम से कम एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम, उसको हम आइसोमर कहते हैं। इसके बाद इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। अब देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर को आप कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी कह सकते हो। स्ट्रक्चरल को आप क्या कह सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशनल। कई बार क्या होता है, टर्मिनोलॉजी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी आप कह सकते हो। और स्ट्रक्चरल आइसोमर को आप रिजियो आइसोमर भी कह सकते हो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर किसे कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर उसे कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। अब देखिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि जो अटैचमेंट है या जो बॉन्डिंग है वो वेरी करती है, उसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। और स्टीरियो आइसोमर किसे कहते हैं? दो कंपाउंड या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है या जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, उसको हम स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर की बात करें या रिजियो आइसोमर की बात करें, एक टर्म और होती है रिजियो आइसोमर। रिजियो आइसोमर, क्योंकि आपकी एक टर्म आएगी रिजियो सिलेक्टिविटी, तो वहां पर आप कंफ्यूज जाओगे। रिजियो आइसोमर का मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर ही होता है। अब यहाँ पर इन इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है आपके, वो कितने मेंबर की है, वो डिपेंड करेगा चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ चेन डिफरेंट है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन की स्ट्रेट चेन की बात करें तो टोटल जो स्ट्रेट चेन है या मैक्सिमम कार्बन की जो चेन है वो कितने हैं? 4 कार्बन की। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं तो यहां पर मैक्सिमम चेन 3 कार्बन की है, तो एक में आपके 4 कार्बन की चेन है और एक में आपके 3 कार्बन की चेन है। तो ये आपके चेन आइसोमर्स का एग्जांपल है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जब एल्केन एल्किन या जब आएगा वहां डिटेल में ले लेंगे, एक एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। तो चेन आइसोमर का मतलब क्या है कि जो चेन में कार्बन की संख्या है वो वेरी करेगी, उसको हम चेन आइसोमर कहते हैं। इसके बाद है रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर का मतलब क्या है कि एक आपके, अब देखिए यहां पर रिंग चेन आइसोमर का मतलब क्या है, एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने क्या कहा कि ये आपके ब्यूटीन है और एक आपके है साइक्लोब्यूटेन। तो जब आप इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। तो कहने का मतलब है रिंग चेन आइसोमर का मतलब क्या है, एक कंपाउंड ओपन फॉर्म में है और एक कंपाउंड चेन फॉर्म में और एक कंपाउंड रिंग फॉर्म में है, इसको हम रिंग चेन आइसोमरिज्म कहते हैं। कई बार इसको हम फंक्शनल ग्रुप में भी काउंट कर लेते हैं। तो रिंग चेन आइसोमर का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल रिंग का है और एक एग्जाम्पल चेन का है, इसको रिंग चेन आइसोमर कहते हैं। तो एल्कीन जो है वो साइक्लो एल्केन के साथ रिंग चेन आइसोमर शो करती है। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें, चेन आइसोमर आपको मैंने बता दिया, रिंग चेन आइसोमर आपको बता दिया। इसके बाद है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर को आप कैसे पहचान सकते हो? जब आप आईयूपीएसी नंबरिंग करोगे या आईयूपीएसी नेमिंग करोगे किसी भी कंपाउंड की, तो पोजीशन आइसोमर को पहचानने का तरीका ये है कि पूरा जो आईयूपीएसी का नाम होगा वो सेम होगा,
केवल पोजीशन वेरी करेगी, केवल क्या करेगी, पोजीशन वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने कहा, देखिए हाइड्रोजन मेंशन नहीं कर रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि भाई हाइड्रोजन है। जैसे मैंने कहा ये OH लगा हुआ है तो इसको हम कॉमनली प्रोपेनॉल कहते हैं या हम प्रोपेन 1 ऑल कह सकते हैं। जब आप इसको लिखोगे तो आप लिखोगे प्रोपेन 2 ऑल, तो वो हो गया 1 प्रोपेनॉल कॉमन नेम हो गया, या हम सिंपल नेम कह देते हैं प्रोपेन 1 ऑल, आप उसका यूपीसी नाम कहोगे और इसका नाम है प्रोपेन 2 ऑल। तो दोनों में जो नाम है उसमें केवल पोजीशन का फर्क है, इसमें 1 है इसमें 2 है, तो ये पोजीशन आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोजीशन आइसोमर। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर पोजीशन जो है सब्स्टिट्यूएंट की या ग्रुप की वो वेरी करती है, ठीक है, पोजीशन आइसोमर हो गया। इसके बाद है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का मतलब ये कि कंपाउंड जो है दो, उनमें क्रियात्मक समूह भिन्न है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन कौन से हैं, एल्डिहाइड कीटोन, ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। एसिड, एस्टर, एल्कोहल, ईथर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन। अब देखिए ये आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन जो है आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा क्योंकि एल्केन एल्केन एल्काइन में पॉसिबिलिटी किसकी बनती है, इसकी बनती है ज़्यादा, ठीक है, वो अब हम देख लेंगे आगे। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप में ये सारे जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं, और भी हो सकते हैं जो मैक्सिमम या जो कॉमन है वो मैंने यहाँ शो कर दिया। इसके बाद मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होती है, आपकी जो चेन की लेंथ है वो वेरी कर जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर में क्या है, ऑक्सीजन के इस साइड भी कार्बन चेन है, इस साइड भी कार्बन चेन है। अगर कार्बन की संख्या वेरी करती है तो वो आपके क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ भी 2 कार्बन है और यहाँ भी 2 कार्बन है, ये ईथर हो गया। इसके अलावा 1 2 3 और ये है, तो ये आपस में क्या है, मेटामर है। मेटामर का मतलब क्या है कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप इस टाइप से हो जिसकी 2 वैलेंसी है, इधर भी चेन है और इधर भी चेन है, तो दोनों की चेन जब वेरी करेगी लेंथ तो उसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटा। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 की चेन है, यहाँ 1 की है, यहाँ 2 की है, 2 की, तो जो चेन की लेंथ है वो वेरी कर रही है, उसको मेटामेरिज्म कहते हैं हम। क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा तो एल्केन एल्केन एल्काइन या किसी और में आ जाएगा। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है वो टॉटोमेरिज्म पे है। टॉटोमेरिज्म में और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए रेजोनेंस मैंने आपको बताया था, रेजोनेंस इनऑर्गेनिक में मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में। रेजोनेंस में एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है, या हम कहें जो बॉन्डिंग है वो चेंज नहीं होती, केवल इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का या लोन पेयर का हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है। लेकिन यहाँ पर टॉटोमेरिज्म में एटम की पोजीशन चेंज होती है। अब देखिए सबसे जो कॉमन एग्जांपल है टॉटोमेरिज्म का वो है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। कौन सा है, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। अब कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, 2 एग्जांपल ले रखें। पहला है एसिडो एसिटिक एस्टर, जिसको आप इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइड भी कह सकते हैं, ये आईयूपीएसी नाम है, ठीक है। आईयूपीएसी नाम में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो आपके चैप्टर मेंशन है वहीं देखेंगे हम। इसके बाद एसिटाइल एसीटोन और पेंटेन 2,4 डायोन। अब यहाँ पर एसिडो एसिटिक एस्टर की बात करें तो ये एसिटिक एस्टर हो गया और ये एसिटो हो गया। ये देखिए इसको तो इसने एसिटो कह दिया और ये एसिटिक एस्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म का मतलब C डबल बॉन्ड O दिख रहा है आपको, ये कीटो फॉर्म है। इनॉल फॉर्म का मतलब, जैसे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने NMR में बताया था इनॉल, इन और ऑल। इन का मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ऑल का मतलब एल्कोहल। तो कीटो का मतलब तो कार्बोनिल ग्रुप हो गया CO, और इनॉल का फॉर्म का मतलब क्या हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और OH, ये आपके इनॉल फॉर्म हो गई। क्या हो गई, इनॉल फॉर्म। तो कीटो इनॉल आपस में टॉटोमर हैं, क्या है, टॉटोमर हैं। तो ये आप इस तरीके से बताते हो, जिस साइड ज़्यादा होगा ये इधर आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो कीटो इनॉल टॉटोमर में अभी इसमें हुआ क्या, देखिए इसमें हुआ ये कि ये हाइड्रोजन यहाँ था, और कीटो इनॉल टॉटोमर कैसे है, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। तो जो बॉन्डिंग थी वो चेंज होगी। कैसे, हाइड्रोजन पहले कार्बन से जुड़ा हुआ था, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया ऑक्सीजन के पास, तो ये ऑक्सीजन से जुड़ गया। तो टॉटोमेरिज्म में एटम की पोजीशन चेंज हो रही है, जबकि रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया एसिडो एसिटिक एस्टर। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, लेकिन कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, 93% के अप्रॉक्स है, ठीक है, और इनॉल फॉर्म जो है 7% के अप्रॉक्स है। इसके बाद दूसरा जो एग्जांपल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस की स्टेबिलिटी जो है इनॉल फॉर्म की ज़्यादा है। नॉर्मली इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। एसिटाइल एसीटोन और पेंटेन 2,4 डायोन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एसिटाइल एसीटोन है, ठीक है, और ये आपके इनॉल फॉर्म आ गई। ये तो कीटो फॉर्म है और ये क्या हो गई, इनॉल फॉर्म हो गई। समझ में आ गई बात। अब ये इनॉल फॉर्म कैसे आई है, कि ये हमने क्या देखा कि ये H है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ। तो आप देखोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला गया, और ये आपके
डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, ठीक है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपकी कीटो फॉर्म होगी और वो आपकी इनॉल फॉर्म हो गई। तो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म, यहाँ पर इनॉल फॉर्म जो है वो 76% है, ज़्यादा स्टेबल है। मैक्सिमम केस में कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, लेकिन इस केस में इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। उसका कारण क्या है, ये आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही होगी। अब ये डॉट डॉट लाइन क्या बता रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, किसको बता रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो एसिटाइल एसीटोन है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इस वजह से इनॉल फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सेंस में भी और कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के सेंस में भी। तो अगर मान लीजिए वैसे तो ऐसा होगा नहीं, अगर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन जो है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो वहां पर अगर आपके ऑप्शन दे रखे हो, अलग अलग दे रखे हो, तो आपको इसको चूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जिसमें इनॉल फॉर्म के परसेंटेज ज़्यादा है वो ज़्यादा बेटर आंसर है। हालांकि दोनों एक साथ नहीं देंगे, जैसे एक क्वेश्चन आप देखोगे शीट में मिल जाएगा आपको, जिसमें दे रखा है कि मोर एक्सटेंट, ज़्यादा एक्सटेंट तक कौन शो करता है, तो ज़्यादा एक्सटेंट तक कौन शो करेगा, 76% जो है इनॉल फॉर्म। समझ में आ गई बात। तो टॉटोमेरिज्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम या सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। और टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि रेजोनेंस में एटम की पोजीशन या बॉन्डिंग चेंज नहीं होती, जबकि टॉटोमेरिज्म जो है एटम की पोजीशन या बॉन्डिंग चेंज हो जाती है। अब देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट, इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ये हम रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर रिएक्टेंट की जो साइड है, अब रिएक्टेंट जो है वो 2 स्पीसीज आप मेंशन कर सकते हो, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। जो मेन स्पीसीज है जिसपे आप रिएक्शन करवा रहे हो उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और जो अटैकिंग स्पीसीज है उसको हम रिएजेंट कहते हैं। और रिएजेंट की अगर हम बात करें तो मेनली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए, रिएजेंट की अगर हम बात करें, 2 कैटेगरी हमने बना ली, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। और न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अब यहाँ पर क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करती हो, और न्यूक्लियस लविंग मतलब जो नाभिक से प्यार करती हो। अब इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की, अब ये नाभिक से प्यार कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन से प्यार कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है। आगे अगर हम बात करें एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और यहाँ दे रखा है डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का काम करता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर और डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये आपने पढ़ रखी है लुईस एसिड और लुईस बेस में। तो जो आपके लुईस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और जो लुईस बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो ये लुईस बेस हो गया और ये लुईस एसिड हो गया। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लुईस एसिड है, और जो लुईस बेस है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो आप इसको एज ए ऑल्टरनेट टर्म भी मान सकते हो। समझ में आ गई बात। तो जो पॉइंट आपने लुईस एसिड में पढ़े हैं वो आपके इलेक्ट्रोफाइल पे भी फॉलो हो जाएंगे, और जो लुईस बेस पे पढ़े वो आपके न्यूक्लियोफाइल पे फॉलो हो जाएंगे। आगे दे रखा है अटैक एट इलेक्ट्रॉनिकली रिच साइड। तो अगर हम समरी देखें तो इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, वो कौन है, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं। इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेंगे, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड। और कहाँ अटैक करेंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो जस्ट अपोजिट है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करते हैं, लुईस बेस होते हैं, अटैक एट इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट साइट। ये रिच साइड पे अटैक करता है और ये डेफिशिएंट साइड पे अटैक करता है। समझना की बात। रिच साइड का मतलब ये है कि ये जहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां अटैक करेगा। अटैक इलेक्ट्रॉनिकल डेफिशिएंट, ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, डिपेंड करेगा कंडीशन पे, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज जहाँ होगा यहाँ वहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज जहाँ होगा ये वहाँ अटैक करेगा। अब ये तो थी बात इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए क्या दे रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओवरऑल इलेक्ट्रोफाइल को अगर हम क्लासीफाई करें कि भाई कितने तरह के इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, या कैसे हम उसको कैटेगरी बनाएं या याद करें, क्लासिफिकेशन करें, तो वो यहाँ दे रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर हमने बेसिकली किसमें डिवाइड करा है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज, 2 मेन हेडिंग है।
इलेक्ट्रोफाइल या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज तो बहुत आसान है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कब आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर हो जाएगा Br+, एग्जाम्पल दे रखे हैं R+H+Cl+, Br+I+NO2+, CH3CO+, ये एसाइल आयन कहलाता है, C6H5N2+, ये आपके डायएजोनियम आयन कहलाता है। डायएजोनियम सॉल्ट आपके दे रखा है, डायएजोनियम आयन कहलाता है। तो ये आपके पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बता रखा है कि जैसे H3O+ है या NH4+ है या NR4+ है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा है, भले पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इनका इलेक्ट्रोड जो इनका जो ऑक्टेट है, सॉरी इनका जो ऑक्टेट है वो पूरा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है और ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच साइड पे अटैक भी नहीं करते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन पे भले पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। समझ आ गई बात? इलेक्ट्रोफाइल नहीं है मतलब न्यूक्लियोफाइल या लुईस एसिड भी नहीं कह सकते। तो ये तो हो गए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज देखोगे आपको पता चल जाएगा, ये एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हो गई पॉजिटिव चार्ज की। इसके बाद है न्यूट्रल स्पीसीज। अब न्यूट्रल स्पीसीज की अगर हम बात करें, वेकेंट पी ऑर्बिटल। अब देखिए इसको हमने 3 हेडिंग में डिवाइड करा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट हेडिंग क्या है? वेकेंट पी ऑर्बिटल और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसका अष्टक अपूर्ण है या जिसका पी ऑर्बिटल खाली है। तो जिसका पी ऑर्बिटल खाली है उसका अष्टक अपूर्ण होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? BF3, BCl3, BBr3, AlCl3। अब देखिए ये क्या है आपके CCl2, Cr2, ये सिंपल कार्बिन कहते हैं इसको। अभी इंटरमीडिएट आएगा जब हम पढ़ेंगे कार्बिन, इसको आप डाइक्लोरोकार्बिन कह सकते हो। तो जो कार्बिन होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बोरोन का जो स्पीसीज है उसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या एल्यूमिनियम में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो एज अ इलेक्ट्रोफाइल या एज अ लुईस एसिड काम में आते हैं। जैसे आप देखोगे फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 एज ए कैटलिस्ट काम आएगा, तो वहाँ पर ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह। तो वहाँ पर लुईस एसिड है और कैटलिस्ट की तरह काम आएगा। देखिए कैटलिस्ट अलग होते हैं, रिएजेंट अलग होते हैं। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं लेकिन कंज्यूम नहीं होते। रिएजेंट वो होते हैं जो कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर AlCl3 जब फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे वहाँ पर एज ए कैटलिस्ट बिहेव करेगा। बाकी हम यहाँ पर रिएजेंट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रहे हैं। ये हो गया कार्बन। बोरेन जो है वो भी आपके एज ए रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद है वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल जिसके खाली है वो भी आपके यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकता है। PCl3, PCl5, FeCl3, ZnCl2, etc। तो ये आपने जो एग्जाम्पल है ये आपने लुईस एसिड में भी पढ़े होंगे, लगभग मिलते जुलते हैं। तो जिसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो आपके जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ इलेक्ट्रोफाइल। आगे दे रखा है स्पीसीज हैविंग मल्टीपल पाई बॉन्ड। अब देखिए मल्टीपल पाई बॉन्ड जो है इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखने। क्यों? क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रोफाइल में भी आएंगे और न्यूक्लियोफाइल में भी आएंगे। अब आप इसको ऐसे समझो कि अगर कोई स्पीसीज है और उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो इसको अगर हम समझने के लिए याद करें तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। और अगर किसी स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज जो है या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आ रही बात? तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वो खुद न्यूक्लियोफाइल है और जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो खुद एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट जब आप समझोगे तो आपको एग्जाम्पल याद रखने में आसानी होगी। अब जैसे अगर हम बात करें स्पीसीज हैविंग मल्टीपल पाई बॉन्ड, अब हमने यहाँ हेडिंग क्या डाली? क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर हम एज ए इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रहे हैं, तो उन पर अटैक कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। उन पर अटैक कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों चीजें, कौन किस पर अटैक कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। स्पीसीज हैविंग मल्टीपल पाई बॉन्ड SO3, जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे बेंजीन की सल्फोनेशन रिएक्शन, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, तो वहां पर SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल होता है। CO2 जो है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अगर हम बात करें तो CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। इसके अलावा ये तो खुद अटैक कर रहे हैं बेंजीन रिंग पर, जब हम पढ़ेंगे रिएक्शन तो ये तो खुद एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कर रहे हैं बेंजीन के साथ। बेंजीन सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा ये। RCOR जो है कीटोन है। RCOR क्या है? कीटोन है। तो RCOR कीटोन है, तो कीटोन पे कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो कीटोन की खुद की नेचर क्या हो गई? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब ये है या तो ये खुद अटैक करेंगे या फिर इन पे अटैक होगा, दोनों कंडीशन है। लेकिन उसके हिसाब से कि भाई कौन सा चार्ज किस पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग पर अटैक कर रहे हैं तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है।
इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये खुद इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये खुद इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो खुद इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। कीटोन, साइनाइड, कीटीन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कीटीन। ये आपके आइसोसाइनेट हो गया। ये बेंजाइन, बेंजाइन इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरमीडिएट में दे रखा है। बेंजाइन जो है उसकी खुद की नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। इस पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, लेकिन बेंजाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बेंजीन खुद क्या है, उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा तो खुद न्यूक्लियोफिलिक है, लेकिन बेंजाइन इलेक्ट्रोफिलिक है, ध्यान रखना ये। उसके अलावा डबल बॉन्ड जो कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है, सिंपल एल्किन की बात करें तो सिंपल एल्किन जो है, जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्किन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई सिंपल एल्किन पे कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, जैसे मैंने यहाँ शो कर रखा है G, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो इसकी नेचर चेंज हो जाएगी। तो नेचर चेंज होने का मतलब अगर कोई ग्रुप नहीं होता तो ये खुद नेचर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर है, अटैक कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन जैसे मैंने G लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो अब इसकी नेचर चेंज होगी, अब ये खुद इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, इस पर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये केस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेचर चेंज होगी एल्किन की। आगे अगर हम बात करें, G जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CHO हो सकता है, COR हो सकता है, COCH3 हो सकता है, CONH2 ETC। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई से भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, कीटोन हो सकता है, अमाइड हो सकता है, ETC। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स की, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोफाइल्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज, और फिर न्यूट्रल को फर्दर सब डिवाइड कर रखा है। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल दे रखा है OH माइनस, SH माइनस, OR माइनस, NH2 माइनस, X माइनस, ETC। तो जिस पर भी माइनस चार्ज है और जो एज ए अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, वो यहाँ पर आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक चार्ज स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, OH माइनस, SH माइनस, OR माइनस, NH2 माइनस, ETC। तो ये सब न्यूक्लियोफाइल है। आगे दे रखा है न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज में दे रखा है लोन पेयर। ये नेगेटिव चार्ज हटा देते हैं यहाँ से, ये ऊपर आ चुका है। लोन पेयर जिसके पास है, अब देखिए नेगेटिव चार्ज अलग हो गया, नेगेटिव चार्ज भी देखा जाए तो एज ए लोन पेयर ही बिहेव करता है, लेकिन वहाँ पर स्पेशली नेगेटिव चार्ज मेंशन है या फिर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर ये न्यूट्रल जो स्पीसीज है उसमें क्या है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लोन पेयर का जो एग्जाम्पल है, जैसे आपके एल्कोहल हो गया, अमीन हो गया, वाटर हो गया, ये सारे थायो एल्कोहल हो गया, ये सारे किस में आ जाएंगे, न्यूट्रल स्पीसीज में आ जाएंगे, और लोन पेयर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ये ध्यान रखना आप। H2O, ROH, RNH2, यहाँ पर H2O पूछ लेते हैं कि भाई एसिड की तरह बिहेव कर रहा है या बेस की तरह बिहेव कर रहा है, डिपेंड करेगा कौन सी थ्योरी की बात हो रही है। अगर सिंपल कुछ नहीं दे रखा तो लुईस थ्योरी की बात हो रही है, तो लुईस थ्योरी के हिसाब से इसके बाद लोन पेयर है, तो लोन पेयर ये डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा तो लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, H2O की बात कर रहे हैं। आगे दे रखा है एल्कोहल भी सेम है, एल्कोहल के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनेट करेगा, लुईस बेस है मतलब न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर डोनेट कर रहा मतलब न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, पाई बॉन्ड जो है, अब देखिए एक तो हो गया लोन पेयर वाला केस, दूसरा पाई बॉन्ड। अब मैंने आपसे कहा था पाई बॉन्ड इधर भी है और पाई बॉन्ड इधर भी है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन में कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये खुद किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसके बाद एल्किन, सिंपल एल्किन, जैसे मैंने यहाँ बताया था, सिंपल एल्किन पे कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन तो शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और जो एल्कीन है वो शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक अभिक्रिया। ये आपको ध्यान रखना है। तो बेंजीन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ये आपके किस में आ जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल में। इस पे कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। आगे दे रखा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को मैंने आपको हिंट दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था डी ब्लॉक में। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते किसको हैं, जिसमें मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या है, जिसमें मेटल और कार्बन की डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। कंडीशन क्या है, कार्बन ऑर्गेनिक स्पीसीज का होना चाहिए। ठीक है, अब वहाँ तो कोऑर्डिनेशन के ऑर्गेनोमेटेलिक्स थोड़े अलग ही चलते हैं। यहाँ पर अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो सबसे कॉमन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो आपने पढ़ रखा है वो है आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। इसके अलावा सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RLI, R2COLI जो है जिल्मान रिएजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपके सिलेबस में दे रखा है, बहुत ज़्यादा तो डिटेल में नहीं दे रखा, RMGX, RLI और टिन के दे रखे हैं, और भी हम देख लेंगे सिलेबस। तो यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या है, RMGX। अब RMGX की अगर मैं बात करूँ, RMGX
ये ये आपके, इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपके डेल पॉजिटिव हो गया और ये डेल नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर जो कार्बन है उस पर डेल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो डेल पॉजिटिव मैग्नीशियम पे और डेल नेगेटिव कार्बन पे। अब क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो जितने भी आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब देखिए एक कंसेप्ट और आएगा, न्यूक्लियोफाइल और बेस। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक कंसेप्ट और आएगा कि न्यूक्लियोफाइल है या बेस है। तो देखने में तो मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, बस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिमिलैरिटी भी है, डिफरेंस भी है। न्यूक्लियोफाइल हम उसको कहेंगे जो कार्बन पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे? जो कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब जो रिएजेंट है उस पर, रिएक्टेंट है उस पर अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, उसको हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं। और बेस किसको कहते हैं? जो H+ पे अटैक करेगा, जो प्रोटॉन लेने का काम करेगा वो बेस कहलाएगा, और जो अटैक करने का काम करेगा वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो स्पीसीज जो है दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे मान लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो अगर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये बेस का काम करेगा, H+ ले लेगा, और अगर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये अटैक करने का काम करेगा, मतलब एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और बाकी जब आप शीट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिक की देखिए प्लस और माइनस दोनों हैं। फिजिकल के तो सेपरेट टॉपिक है, क्योंकि काइनेटिक्स आपको नहीं आता कोई बात नहीं, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रो आता है कोई बात नहीं, आपने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया। लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक में सारी चीज़ें साथ चलेगी। एक ही रिएक्शन आपके अल्कोहल में भी आएगी, एसिड में भी आएगी और एस्टर में भी आएगी। तो यहाँ पर आपको पूरा रिवाइज करके चलना पड़ेगा। समझ में आएगी बात? नहीं तो आगे का समझ में नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको बताया डिफरेंस कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोफाइल वो है जो कार्बन पे अटैक करेगा, और बेस वो है जो प्रोटॉन पे अटैक करेगा। तो ये आपके हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मतलब ये आपके न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी हो गई। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये अटैकिंग स्पीसीज है। कौन किस पे अटैक करेगा इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन या मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वहां पर आपको पता चलेगा कि कौन से रिएजेंट या रिएक्टेंट कौन से टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। तो वहां पर ये सारी चीज़ें काम आएगी कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन किस पे अटैक करेगा और कौन किस पे किसका अटैक होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो अब वहां पर आपको दो चीज़ क्लियर हो गई कि भाई बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो खुद वो न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर आपको बेंजीन मिल गया। और उस पर कौन कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। SO3 अटैक करेगा, CO2 अटैक करेगा, या फिर आपके हेलोजन अटैक करेंगे, या फिर NO2+ अटैक करेगा, ETC। समझ में आ गई बात? तो ये आपके बेस है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। नेक्स्ट है बॉन्ड क्लीवेज। अब देखिए बॉन्ड क्लीवेज दो तरह के होते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के वो इक्वली डिवाइड होते हैं, और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिवाइड नहीं होते, एक के पास ज़्यादा चले जाते हैं और एक के पास कम या फिर बिल्कुल ही नहीं जाते। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें बॉन्ड क्लीवेज की, तो पहला है होमोलाइसिस, जिसको आप होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज भी कह सकते हो। इसमें हो क्या रहा है कि जो बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड जो है सिंपल, उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली जा रहे हैं किसके पास? एक इलेक्ट्रॉन ए के पास और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास। हाफ एरो जो है वो शो कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ए के पास जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास जा रहा है। तो ये बन गया आपके ए और बी। तो यहाँ पर ये जो बने हैं उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। तो जो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है उसमें क्या बनता है? फ्री रेडिकल। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब रिएक्शंस आएगी, मैकेनिज्म आएगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी। तो ऑर्गेनिक में आप ध्यान रखना, शुरू से लेके आपको कंटिन्यू रिवीजन करना है, तब जाके आगे का समझ में आएगा। तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज अगर होता है तो क्या फॉर्म होता है? फ्री रेडिकल। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें हेटेरोलाइसिस की या हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड नहीं हो रहे, अनइक्वली डिवाइड हो रहे हैं। तो देखिए दो पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन बी पे चले जाए या दोनों इलेक्ट्रॉन ए पे आ जाए। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर ये जो कंप्लीट एरो है ये क्या बता रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन या तो बी पे चले गए या दोनों इलेक्ट्रॉन ए पे चले गए। अब किस पे जाएंगे ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, कि भाई किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मैक्सिमम केस में टेंडेंसी ये रहती है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन बी के पास, तो ए से इलेक्ट्रॉन चले गए तो ए पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और बी पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो बी पे माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ए पे आ रहे हैं तो ए पे माइनस चार्ज, और बी से जा रहे हैं तो बी पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की कमी होने से प्लस माइनस नहीं आता।
इलेक्ट्रॉन कम है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उससे प्लस माइनस नहीं आता। प्लस और माइनस कब आता है, जब खुद के इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए उस केस में प्लस आता है। अब जैसे मान लीजिए BF3 है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन उसमें प्लस चार्ज नहीं है। प्लस चार्ज कब आता है, जब खुद के इलेक्ट्रॉन चले जाएं तब प्लस चार्ज आता है। जैसे मान लीजिए कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, उसमें से 4 में से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो प्लस आ जाएगा। और खुद के वैलेंस, जो मान लीजिए कोई भी एटम है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए खुद के में तो माइनस आएगा। बाकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या ऑक्टेट का एक्सपेंशन है उस केस में प्लस माइनस नहीं आता। समझ आ रही बात। तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक ए का था और एक बी का था, दोनों इलेक्ट्रॉन बी पे चले गए, तो ए का जो खुद का था वो भी चला गया इसलिए प्लस आ रहा है, और बी पे क्या आ रहा है क्योंकि इसका जितने खुद के थे उससे एक एक्स्ट्रा ले लिया इसने तो ये माइनस आ रहा है। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्लस कब आता है और माइनस कब आता है। जब खुद के इलेक्ट्रॉन चले गए तब प्लस आता है, और जब खुद के जितने इलेक्ट्रॉन उससे एक एक्स्ट्रा मिल गया तो माइनस आता है। अब एक चीज देखिए, आगे हो सकता है मैकेनिज्म में आए, अगर एक एटम से एक बॉन्ड आ रहा है और एक बॉन्ड जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये इस टाइप से, अब एक बॉन्ड इसने लिया और एक बॉन्ड इससे गया, तो उस पे उस केस में कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर किसी एटम से बॉन्ड आ रहा है उसकी तरफ और उसी अमाउंट में बॉन्ड जा रहा है तो वहां पर कोई चार्ज नहीं आता। ये मैकेनिज्म जब आएगा जब हम देख लेंगे। आगे दे रखा है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो देखिए मेन आपके सिलेबस में रिएक्टिव इंटरमीडिएट दे रखा है, लेकिन पूरी जीओसी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। अब रिएक्टिव इंटरमीडिएट की बात हम करें, अगर इंटरमीडिएट को हम हिंदी में कहते हैं मध्यावर्ती। मध्यावर्ती का मतलब ये है जो रिएक्शन के मिड में बन रहे हैं या बीच में बन रहे हैं। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो बन रहा है उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा डायग्राम जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और ये ट्रांजिशन स्टेट है। लेकिन जब हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं तो देखिए ये कब होता है, जब एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। जब रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है तो उस केस में आपके इंटरमीडिएट की कंडीशन आती है। किसकी कंडीशन आती है, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट कब बनते हैं, जब ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एक से ज़्यादा है और जो नंबर ऑफ स्टेप है रिएक्शन के वो एक से ज़्यादा है, उस केस में इंटरमीडिएट की कंडीशन आती है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम इस प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लीजिए डायग्राम है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके ट्रांजिशन स्टेट है। जो एनर्जी का मैक्सिमा है वो किसको बता रहा है, ट्रांजिशन स्टेट को बता रहा है। और 2 ट्रांजिशन स्टेट के मिड में जो कंडीशन है वो बता रही है इंटरमीडिएट को। समझ में आ गई बात। तो ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है और दोनों के बीच में इंटरमीडिएट है। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जितने होते हैं उतने ही स्टेप होते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट की संख्या कितनी होगी, 2। और इंटरमीडिएट जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेप -1, 1। समझ में आ गई बात। तो अगर रिएक्शन 4 स्टेप में हो रही है तो ट्रांजिशन स्टेट कितने होंगे, 4, और इंटरमीडिएट कितने होंगे, 4 - 1, 3। क्लियर है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एनर्जी है वो ट्रांजिशन स्टेट की है, और 2 ट्रांजिशन स्टेट के जो बीच में जो एक डैप है, जिसमें डीप जो पॉइंट है जिसमें आपकी एनर्जी कम है थोड़ी, उसको इंटरमीडिएट करते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट से तो ज़्यादा ही, लेकिन इन दोनों से कम है। समझ में आ गई बात। इंटरमीडिएट कितने होते हैं, जितनी स्टेप होती है उससे एक कम। ट्रांजिशन स्टेट कितने होते हैं, जितनी स्टेप होती है उतने ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। अब इंटरमीडिएट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, आपके सिलेबस में 6 तरह के इंटरमीडिएट दे रखे हैं, और मेनली 6 तरह के इंटरमीडिएट ही होते हैं। अब यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट क्योंकि स्पेशली मेंशन है तो आप मान के चलिए 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब 6 इंटरमीडिएट हैं। 6 इंटरमीडिएट होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है और कौन सी रिएक्शन में काम आते हैं, इतना आपने अगर याद कर लिया तो आराम से आपके 1-2 क्वेश्चन तो इसमें से निकल जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें कौन कौन से इंटरमीडिएट हैं तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले कार्बोकेटाइन, जिसको हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। अब देखिए नया जो नाम है वो कार्बोकेटाइन है, लेकिन पुराने बुक्स में या क्वेश्चंस में आपको कार्बोनियम आयन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, कार्बोकेटाइन और कार्बोनियम आयन। इसके बाद है कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, ठीक है, समझ आ गई बात। एनायन, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। कार्बीन, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल में बताया था, कार्बीन। बेंजाइन, ये भी आया था अभी आपके, बेंजाइन को एराइन भी कह रहे हैं यहाँ पर, बेंजाइन या एराइन। नाइट्रीन, क्योंकि बेंजीन को एरिन्स कहते हैं तो बेंजाइन को एराइंस कह रहे हैं यहाँ पर, नाइट्रीन्स। तो ये आपके 6 इंटरमीडिएट है। अब 6 इंटरमीडिएट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बन सकता है तो या तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पे बन सकता है, या फिर बन सकता है कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है।
तो वो मैंने जहाँ पर जो आपके सिलेबस में वो डिटेल में हमने पढ़ लिया है, और जो सिलेबस में नहीं है वहाँ मैंने केवल नाम मेंशन कर दिए कि भाई इस रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट बनता है, क्योंकि सारी रिएक्शन को डिटेल में पढ़ने का कोई साइंस नहीं है। अब पहले अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, सबसे पहले कार्बोकेटाइन है, जिसको कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। अब कार्बोकेटाइन होता क्या है, कार्बन विद 6 इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल कार्बोकेटाइन की बात करें तो CH3+, तो ये कह रहा है कि जो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 6। अब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है कि इसके खुद के और जो बॉन्ड बनाने के बाद हो रहे हैं वो, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और साथ में पॉजिटिव चार्ज है। केवल 6 इलेक्ट्रॉन होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो आपको कार्बन में भी मिल जाएंगे, लेकिन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन विद अ पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गई बात, कार्बन विद 6 इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। CH3+ कह दो या Cr3+ कह दो, कुछ भी कह सकते हो आप, CH3+ या Cr3+। अब आगे क्या दे रखा है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, मैंने आपको बता दिया ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और Cr3+ कहो या CH3+ हो, इसका अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको हाइब्रिडेशन निकालना सिखा दिया था, नहीं भी सिखाया था तो आपको हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला मैंने बता रखा है। सेंट्रल एटम कार्बन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4, सराउंडिंग कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं हाइड्रोजन, और चार्ज कितना है, प्लस का मतलब माइनस, माइनस का 1 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो 4 और 3 7, 7 में से 1 गए, 6/2 कितने हो गए, 3, मतलब n की वैल्यू 3 आ गई, मतलब sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडेशन sp2 होगा तो नो डाउट बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, और स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। समझ आ गई बात। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आपके दे रखा है टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन, तो टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें, वैसे तो अलग अलग टाइप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल जो टाइप दे रखा है वो है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। कार्बोकेटाइन को अगर हम टाइप में डिवाइड करें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री दे रखा है। अब 1 डिग्री का मतलब है क्या, 1 डिग्री का सिंपल सा मतलब ये है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है। अगर 1 अटैच है तो प्राइमरी, 2 अटैच है तो 2 डिग्री और 3 अटैच है तो 3 डिग्री। और अगर CH3+ है तो देखिए यहाँ पर कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं प्लस वाले से, उसको सुपर 1 डिग्री कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सुपर 1 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्राइमरी की, तो प्राइमरी के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखिए कुछ चीज़ें होती है बेसिक्स। अब आप क्योंकि MSc करे हुए हो तो अब आपसे कुछ तो एक्सपेक्टेशन हो ही सकती है। अब ऐसा थोड़ा ना कि भाई आपको कोई, आप बोलोगे सर कार्बन की वैलेंसी आई थी कि आपने बताया नहीं, पढ़ाया नहीं, तो हमने करके ही नहीं आए। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ कॉमन नेम्स हैं ऑर्गेनिक में, चाहे वो आपके ग्रुप के नेम हो चाहे कंपाउंड के नेम हो, वो आपको पता होने चाहिए। अब जैसे एसीटोन किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए, एसिटोफिनोन किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए, या क्यूमीन किसको कहते हैं, जाइलिन किसको कहते हैं, कॉमन नेम है। तो जितने आपके मैं करवाऊंगा वहाँ पर जितने आएंगे वो तो मैं आपको बता दूंगा, उसके अलावा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। समझ आ गई बात। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ग्रुप्स आ रहे हैं तो ये आपको ग्रुप के नाम पता होना चाहिए। तो सिंपल तो पता होते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा हमको दिक्कत हो जाती है। प्राइमरी जो है वो है CH3CH2+, तो CH3CH2+ एक एग्जाम्पल हो गया, इथाइल हो गया। ठीक है, CH3CH2CH2+, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो इथाइल प्रोपाइल बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये CH3 का होल ट्वाइस है, तो ये CH और CH2 है, ये आइसोब्यूटाइल है। अब इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि भाई ये तो CH3 एक हो गया इससे जुड़ा हुआ, और एक CH3 ऊपर कह दो। इसका मतलब ये है कि भाई 2 CH3 मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, तो ये CH3 CH3 CH और ये CH2, ये आइसोब्यूटाइल कहला रहा है। क्या कहला रहा है, आइसोब्यूटाइल। अब देखिए होता क्या है, अगर कोई पूछे आइसोब्यूटेन क्या है, तो आइसोब्यूटेन आप सिंपल से बता दोगे कि भाई आइसोब्यूटेन क्या है, CH3 और ये CH3। अब आइसोब्यूटेन तो ये हो गया, लेकिन जब ग्रुप की बात आएगी तो ग्रुप में वैलेंसी कहाँ फ्री है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे ये आइसोब्यूटेन है, अब आइसोब्यूटेन में आप देखोगे कि ये तीनों CH3 तो एक जैसे हैं, तो एक वैलेंसी यहाँ फ्री हो सकती है और एक वैलेंसी यहाँ फ्री हो सकती है। तो आइसोब्यूटेन से जब आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो या तो यहाँ से H हटाओ तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा जो कि 1 डिग्री होगा, और यहाँ से H हटाओगे तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइसोब्यूटेन से आपने क्या बनाया, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब इसके जिस पे प्लस है उस पर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो इस पर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। अब ये बाद में कितनी ब्रांच है उससे हमें मतलब नहीं है। अब अगर हम बात करें तो हो गया आइसोब्यूटाइल, इसके बाद ये है नियोपेंटाइल। क्या दे रखा है, नियोपेंटाइल। तो नियोपेंटेन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको, जब मैं आपको NMR पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि नियोपेंटेन की नंबर ऑफ पीक्स पूछ रखी है। तो यहाँ पर नियोपेंटेन अगर आप बनाओगे तो नियोपेंटेन में एक कार्बन पर 4 CH3 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एक कार्बन पर 4 CH3 प्रेजेंट है, CH3 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 और CH3। अब यहाँ पर आपके चारों CH3 एक जैसे हैं, सारा एनवायरनमेंट एक जैसा है,
तो जब आप प्लस लगाओगे तो एक कार्बन पर लगेगा, और ये जो कार्बन पे प्लस लगाया, अब क्योंकि इससे डायरेक्ट तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कहलाएगा। समझ में आ गई बात, नियोपेंटाइन। तो ये एग्जाम्पल हो गए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के, और भी हो सकते हैं, सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल थे, सिंपल थे, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद दे रखा है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब देखिए शॉर्ट में लिख रखा है प्राइमरी का मतलब है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी का मतलब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का मतलब जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उससे 2 कार्बन जुड़ने चाहिए, ठीक है। आगे ब्रांचिंग कितनी हो रही है इससे मतलब नहीं है, डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ने चाहिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, बीच में CH पे प्लस है, दोनों साइड CH3 है, आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। क्या कह सकते हैं? आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। समझ आएगी बात। इसके बाद अब देखिए एक चीज और बता दूं, ये प्रोपाइल है और वो आइसोप्रोपाइल, दोनों में डिफरेंस है। रीअरेंजमेंट का जब कंसेप्ट आता है तो कई बार क्या होगा, रिएक्शन आएगी, जब मैं और बता दूंगा। रीअरेंजमेंट होता है इसमें, तो जैसे मान लीजिए CH3 CH2 और CH2 किसी रिएक्शन में ये कार्बोकेटाइन बना, मान लीजिए, तो ये जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। आगे हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से रीअरेंजमेंट के बाद क्या बन जाएगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री से क्या बन जाएगा? प्रोपाइल से आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। तो वहाँ पर जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो आपको ध्यान रखना। सारा यहाँ नहीं बता रहा क्योंकि समझ में नहीं आएगा, हिंट दे दिया मैंने आपको, जब आगे पढ़ाऊंगा वहाँ बता दूंगा। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो अगर रीअरेंजमेंट से आपके स्टेबल बन रहा है तो 2 डिग्री बन सकता है, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकेंडरी ब्यूटाइल, अब देखिए ये ग्रुप के नेम आपको पता होने चाहिए, पूछ लेते हैं कई बार। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप इसको कह रहे हैं, ठीक है। तो N ब्यूटेन जो है उससे आप सिंपल ब्यूटाइल कह सकते हो या सेकेंडरी ब्यूटाइल कह सकते हो। जैसे सिंपल ब्यूटाइल आप देखोगे यहाँ तो इथाइल और प्रोपाइल बता दिया था मैंने, और यहाँ पर आइसो ब्यूटाइल था, सिंपल ब्यूटाइल नहीं था। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, आइसो ब्यूटाइल अलग है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अलग है। अब ये आपके जो अमाइल वाला कंसेप्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके ओवरऑल 5 कार्बन हो जाते हैं वहाँ पर आपके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, वहाँ पर नाम इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिव अमाइल, ठीक है, वो आएगा जब मैं आपको बता दूंगा। तो ये सेकेंडरी अमाइल है। क्या है? सेकेंडरी अमाइल। सेकेंडरी अमाइल में क्या है कि 2 CH3 हैं, इसको अगर मैं लिखूँ तो ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया, ठीक है। तो ये आपके सेकेंडरी आइसो अमाइल कहला रहा है। क्या कहला रहा है? सेकेंडरी आइसो अमाइल। ये आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा है टर्शरी, तो टर्शरी में सिंपल सा दे रखा है टर्शरी ब्यूटाइल, ये प्लस चार्ज आ जाएगा, और टर्शरी अमाइल। तो अब आप देखेंगे कि जो अमाइल है वो आपके ये वाला सेकेंडरी आइसो अमाइल और ये टर्शरी अमाइल, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। आगे दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखिए ये जो ग्रुप है ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है, तो ऐसे आपके रेडिकल में भी आ जाएगा, एनाइन में भी आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, अब देखिए कार्बोकेटाइन कहाँ कहाँ बनेगा, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी में कार्बोकेटाइन बनेगा। तो सबसे पहले दे रखा है बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन का अगर आप प्रोटोनेशन करोगे वहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। कैसे? ये एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पर आपने प्रोटोन से रिएक्शन कराई, ठीक है, प्रोटोन ऐड करा। अब देखिए डायरेक्ट जब आप लिखेंगे तो प्रोटोन तो आपने यहाँ लिख रखा है, लेकिन रिएजेंट अगर आप लेते हैं तो जैसे मान लीजिए HCl ले रखा है, तो HCl एसिड है, तो वहाँ पर H+ क्या है? प्रोटोन का काम करेगा। समझ आ रही बात? जब रिएक्शन लिखते हैं तब आपके H+ नहीं लिखा रहता, HCl लिखा रहेगा या कुछ और लिखा रहेगा। यहाँ पर मैंने स्पेशली क्या लिख दिया? H+ लिख दिया। बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन के जब आप प्रोटोनेशन करोगे तो क्या बन जाएगा? RCH CH3। अब यहाँ पर कार्बोकेटाइन जो है दोनों पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी प्लस आ सकता है, यहाँ पर भी प्लस आ सकता है, लेकिन मोर स्टेबल 2 डिग्री है, इसलिए ये वाला दिखा रखा है, ठीक है। अभी आगे और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिटेल में आपको समझ में आता जाएगा। बाय क्लीवेज ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बात करें तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पोलैरिटी जो है वो हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड टूटेगा, अगर मान लीजिए SN1 रिएक्शन है, SN1 SN2 आप देखोगे मैकेनिज्म में, SN1, S का मतलब सब्सटीट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर। तो जब यूनिमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है वहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज। अभी आपने देखा था हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, तो ये हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का एग्जांपल है। फिर मैंने आपसे कहा था हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? हेलोजन पे। तो हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ये मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक है ये। कई बार क्या होता है ऑर्गेनिक हो सकता है कईयों को ईजी लगे, कईयों को टफ लगे, लेकिन ऑर्गेनिक की खासियत ये है कि पूरी ऑर्गेनिक जो है मिक्स चलेगी। वहाँ पर आप चैप्टर सेपरेट नहीं कर सकते, एक चैप्टर में किस कंसेप्ट का, अब कोई भी रिएक्शन आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, मैकेनिज्म भी है, इंटरमीडिएट भी है, सब चीज़ है।
तो वहाँ पर कई बार यही डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि भाई ये क्वेश्चन को हम कौन से टॉपिक में काउंट करें। लेकिन एग्जाम में हमको वहाँ ये लिख के नहीं आना कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, हमको वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे पूछे SN1 में क्या होता है, अब यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, तो SN1 में क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकेटाइन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि SN1 मैकेनिज्म में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो आप क्या कहोगे, कार्बोकेटाइन। समझ में आ गई बात। ऐसे आपको ध्यान रखना है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, वो अलग बात है। ये हो गया आपके। अब आगे दे रखा बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का जब आप प्रोटोनेशन करोगे तो क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए एल्कोहल है, एल्कोहल पे क्या है, ये लोन पेयर है, तो ये आपने देखा था कि जो एल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और जिस पे प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ये आपकी क्या है, लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, इसने लोन पेयर दे दिया H को। तो जब लोन पेयर दे दिया तो ओवरऑल पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, तो ROH2 प्लस हो गया। प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन लेके OH2 निकल गया, तो ये हो गया R प्लस और ये हो गया H2। समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये H प्लस ने अटैक करा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया H को, तो अब जो लोन पेयर देता है वहाँ पर उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, तो ये हो गया ROH2। तो यहाँ पर ये इस टाइप से हो जाएगा, ये R हो गया, ये O हो गया, और ये H और ये H और ये प्लस चार्ज। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो अब देखिए यहाँ पर खास बात क्या है कि अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लेता है दूसरे एटम से, जैसे मैंने कहा A और B, ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पे प्लस आता है और इस पे माइनस आता है। ठीक है। अब यहाँ पर R से इलेक्ट्रॉन लिया ऑक्सीजन ने, तो R पे तो क्या गया, प्लस चार्ज आ गया, ये रहा, और ऑक्सीजन पे क्या आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था, लेकिन एक प्लस पहले से, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, तो ये न्यूट्रल हो गया, ये H2 हो गया। समझ आई बात। तो यहाँ पर प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल है, उसमें भी क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर जो डिटेल में मैकेनिज्म वाला पार्ट है वो अभी आ रहा है, बाद में जब हम पढ़ेंगे तो डायरेक्ट सिंपल रिएक्शन पढ़ेंगे कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। समझ आ रही बात। तो ये आपके प्रिपरेशन जो थी कार्बोकेटाइन की वो देख ली हमने, कितनी प्रिपरेशन देख ली, 3। फर्स्ट बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, सेकंड बाय क्लीवेज ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, थर्ड बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स। नेक्स्ट मेथड है कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन का बाय प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड आप जानते हैं किसको कहते हैं, C डबल बॉन्ड O, मेनली एल्डिहाइड और कीटोन के लिए काम आता है। बाय प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो देखिए जब कार्बोनिल कंपाउंड में हम प्रोटोनेशन करते हैं तो H प्लस करते हैं, तो अभी हमने देखा था कि जो H प्लस है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करता है, तो जैसे ही इस पर अटैक करेगा O के साथ H से जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये जो है, अब देखिए यहाँ से ये इसने अटैक करा और ये बन गया, अब ये रेजोनेंस शो करता है, क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस शो करता है तो ये जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कार्बन से गया तो कार्बन पे प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे गया तो माइनस आना था, प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस और ये न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसको सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन। समझ आ गई बात। तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर किसी पर प्लस चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव आना चाहिए था, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। एक चीज और, यहाँ पर जितना नेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर भी नेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज सेम रहेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नेट चार्ज जितना होता है बाकी सारे स्ट्रक्चर में नेट चार्ज उतना ही होगा। मैं नेट चार्ज क्यों कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कई बार स्टार्टिंग में न्यूट्रल स्पीसीज है और आपके जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें चार्ज आ रहा है तो जितना प्लस हो तो ना माइनस आएगा क्योंकि यहाँ न्यूट्रल है। वैसे यहाँ पर अगर इधर एक प्लस है तो इधर भी एक प्लस आना चाहिए। नेट की कह रहा हूँ मैं, समझ में आ गई बात। चलिए आगे दे रखा बाय एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन पर किसका एक्शन, नाइट्रस एसिड का। अब देखिए नाइट्रस एसिड जो होता है वो HNO2 होता है। क्या होता है, HNO2। नाइट्रस एसिड किसको कहते हैं, HNO2। अब नाइट्रस एसिड होता क्या है कि स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ पर हम HNO2 पहले से नहीं लेते, हम क्या करते हैं रिएक्शन के दौरान बनाते हैं, प्रिपेयर ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन के दौरान बनाने के लिए NaNO2 और HCl काम में लेते हैं। क्या करते हैं, NaNO2 और HCl काम में लेते हैं। समझ में आ गई बात। तो अगर NaNO2 और HCl लिखा हुआ है इसका मतलब हम क्या रिएजेंट काम में लेना चाह रहे हैं, HNO2। क्लियर है, HNO2 ज़्यादा स्टेबल नहीं होता इसलिए हम ड्यूरिंग रिएक्शन इसको फॉर्म करते हैं NaNO2 और HCl। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, प्राइमरी अमीन जो है RNH2 है, प्राइमरी अमीन से आपने रिएक्शन करा है, इसकी क्या बन गया RN2+, और RN2+ स्टेबल नहीं होता तो ये R+ बन गया और ये नाइट्रोजन अलग निकल गया, तो ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अब मान लीजिए कि ये एरोमेटिक स्पीसीज होती, लिख देता हूँ यहाँ पर ARNH2। ठीक है, सेम रिएक्शन आप कराते हैं तो ये बन जाता
N2+, जिसको हम कहते हैं डायएजोनियम आयन। क्या कहते हैं? डायएजोनियम आयन। और डायएजोनियम आयन जो होता है कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है इससे। तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एग्जिस्ट का मतलब स्टेबल नहीं है, तो ये फटाफट ये बना लेगा। तो ये हम इसकी कोई रिएक्शन देख नहीं पाते। जबकि जो डायएजोनियम आयन है रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, तो डायएजोनियम सॉल्ट जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर डायएजोनियम आयन की रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करें तो देखिए ऑर्डर दे रखा है 3 डिग्री बेंजाइल, 2 डिग्री बेंजाइल, या फिर अगर हम कहते हैं कि बेंजाइल ही कहते हैं C6H5CH2, तो ये 1 डिग्री बेंजाइल हो गया, ये 2 डिग्री हो गया और ये 3 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर जितनी बेंजीन रिंग ज़्यादा है उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, रेजोनेंस शो करेगा, तो वहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये आपके 3 रिंग है, रेजोनेंस ज़्यादा है, फिर 2 रिंग, फिर 1 रिंग, और ये एलाइल कार्बोकेटाइन कहलाता है। ये जो स्ट्रक्चर है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड, ये एलाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? एलाइल। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? 3 डिग्री बेंजाइल, 2 डिग्री बेंजाइल, 1 डिग्री बेंजाइल और एलाइल। ये ऑर्डर अलग हो गया। और सिंपल ऑर्डर अगर हम बात करें तो 3 ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, पूरा एक साथ नहीं है, ध्यान रखना। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3। क्या दे रखा है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3। तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर CH3। अब ये ऐसा क्यों है? आगे आपके जब इफेक्ट हम पढ़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस का इफेक्ट भी पढ़ेंगे, आपके इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ेंगे, वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, या मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दिया। बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, इसलिए स्टेबल है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री की स्टेबिलिटी जो है वो आप इंडक्टिव इफेक्ट से भी समझा सकते हो और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझा सकते हो। दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा, तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये आपने याद कर लिया। आगे दे रखा है रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो देखिए ये आपके स्टेबिलिटी ऑर्डर पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मतलब पता नहीं कितनी बार आ चुका है। या तो सीधे सीधे देगा या डिफरेंट डिफरेंट करके कोई एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करेगा कि भाई दिखने में आपको लगे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, सोचना पड़े, कंसेप्ट वही रहेगा। तो ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो चांसेस कम हो जाते हैं फिर, क्योंकि कॉमन हो चुका है क्वेश्चन। आगे दे रखा है रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की अगर हम रिएक्शन की बात करें तो देखिए कार्बोकेटाइन की रिएक्शन क्या क्या पॉसिबल है देख लेते हैं। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन विद द न्यूक्लियोफाइल। अब कार्बोकेटाइन जो है वो क्या करेगा भाई, न्यूक्लियोफाइल से जुड़ सकता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, जुड़ जाएं। तो R++NU गिव्स RNU, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए R++OH- गिव ROH। तो अभी हमने SN1 देखा था, तो SN1 का जो फर्स्ट स्टेप है, SN1 जो है यूनिमोलिकुलर है लेकिन 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में तो क्या होता है, RX का बॉन्ड टूटता है और R+ बनता है, जो कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन था, वहां हमने रिएक्शन देख ली थी। सेकंड स्टेप में क्या होता है, SN1 में R जो प्लस बना वो X- से OH- से या फिर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, RNU या ROH। ये SN1 का जो सेकंड स्टेप है उसमें ये रिएक्शन होती है। समझ में आ गई बात? तो ये जो रिएक्शन है किस में हो रही है, SN1 के सेकंड स्टेप में हो रही है। इसके बाद आपके आगे दे रखा है लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है, प्रोटॉन का लॉस भी कर सकता है। कैसे? जैसे ये दे रखा है RCH -H+। तो -H+ जब होगा तो ये क्या बना लेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। अब ये हुआ क्या कि ये जो H था, जैसे मैं लिख देता हूँ, ये जो H था इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ चले गए और ये H एज अ प्लस निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ गए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, तो एक इधर और एक इधर है, तो इसके तो खुद के पास रहेगा, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा और H+ निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, रिएक्टेंट जो था उसमें एक H+, उस पर प्लस चार्ज था, और जब हमने रिएक्शन कराई तो एक तो बन गई न्यूट्रल स्पीसीज और एक बन गई प्लस चार्ज। तो ओवरऑल जो चार्ज रहता है वो बैलेंस रहता है। तो वापस से बता देता हूँ कि ये जो बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो देखिए ये बॉन्ड ऐसे था और ये बॉन्ड ऐसे चला गया, तो इस पर तो क्या हुआ, ना तो बॉन्ड आया ना बॉन्ड गया, इसके पास ऐसे कैसा है, इस पर कोई चार्ज का फर्क नहीं आएगा। लेकिन इस पर एक बॉन्ड आ गया तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज जो है वो हट जाएगा, क्योंकि माइनस आना था, और यहाँ से बॉन्ड चला गया तो इस पर प्लस आ जाएगा। तो अगर ये एटम है, ये बॉन्ड ऐसे है, ये यहाँ से यहाँ आ जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ से यहाँ आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वहीं के वहीं हैं, चाहे वो यूँ हो चाहे वो यूँ हो। लेकिन अब ये अगर इलेक्ट्रॉन यूँ आ गए तो इस वाले एटम के पास इलेक्ट्रॉन आ गया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर पहले से पॉजिटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल आउट होकर न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तो H पे पॉजिटिव आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो इस पर नेगेटिव आना था, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया, और इस पर इलेक्ट्रॉन वैसा का वैसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया RCH डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया, ये H+ हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि जो H निकलेगा वो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है।
तो अलग अलग पोजीशन से निकलेगा तो प्रोडक्ट की संभावना अलग अलग है। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ऊपर वाला कब बना है, जब यहाँ से H निकला, नीचे वाला कब बना है, जब यहाँ से H निकला। समझ में आ गई बात, दो प्रोडक्ट बन गए। तो यहाँ पर हम इसको टर्म काम लेते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी। क्या टर्म काम में लेते हैं, रीजियो सिलेक्टिविटी। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होते हैं वहाँ पर आप उसको रीजियो आइसोमर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके दो जो आइसोमर दिख रहे हैं आपको, वो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर है या रीजियो आइसोमर है। और एक्चुअल में कहें तो देखिए तो पोजीशन आइसोमर दिख रहे हैं आपको। क्या दिख रहे हैं, पोजीशन। क्यों, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन ये है और यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन ये है। तो पोजीशन आइसोमर एक तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट है, और स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है उसको हम रीजियो आइसोमर भी कहते हैं। तो ये रीजियो सिलेक्टिविटी कहलाती है, क्योंकि एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा। अब कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा ये बात की बात है। अब देखिए यहाँ तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि SN1 मैकेनिज्म है। इसके अलावा अभी हालांकि मैकेनिज्म आपके आया नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता जा रहा हूँ, तब जब आप आगे पढ़ें तो आप उसको कनेक्ट कर सकें। यहाँ पर ये एलिमिनेशन मैकेनिज्म है। क्या है, एलिमिनेशन मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म कहते हैं इसको, E1। तो E1 जो मैकेनिज्म है उसमें एक में तो कार्बोकेटायन बन गया। ये भी एल्किल हैलाइड शो कर सकता है कि भाई पहले X निकल गया, प्लस चार्ज आ गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या एलिमिनेशन हो रहा है। तो एलिमिनेशन में भी जो केस है E1 की अगर हम बात करें तो E1 में भी कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन बनने के बाद H+ निकल रहा है जिससे एल्कीन बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसको हम सेडजेफ प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेडजेफ प्रोडक्ट, जो कि मोर स्टेबल है। क्या है, मोर स्टेबल। नॉर्मली अगर हम बात करें E1 मैकेनिज्म से जब एल्कीन बनती है तो वो एल्कीन बनती है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने, एक और एक दो, जबकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने, एक। तो ऊपर वाली में सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए उसको हम सेडजेफ प्रोडक्ट कहते हैं। सेडजेफ रूल कहते हैं कि ज़्यादा मेजर कौन सी बनेगी, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे। अब इसका रीज़न क्या है वो हम बाद में समझेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, काफ़ी डिटेल में बता दिया, बहुत ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं बार बार रिपीट करूँगा ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। क्योंकि ऑर्गेनिक एक बार में फिक्स नहीं होगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी। इनऑर्गेनिक एक बार में हो जाती है, ऑर्गेनिक को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। याद भी नहीं होगी, समझ में आ जाएगी, लेकिन जब तक याद नहीं करोगे फिर वो समझा हुआ काम का नहीं रहेगा। आगे दे रखा है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट जो बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन है तो 1 डिग्री 2 डिग्री बनाने की पॉसिबिलिटी रखता है। कैसे, बाय रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट जो है दो तरीके होते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट और एल्काइल शिफ्ट। एल्काइल का हम सिंपल एग्जांपल की बात करें तो मिथाइल शिफ्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, मिथाइल शिफ्ट दे रखा है। तो रीअरेंजमेंट दे रखा है हाइड्राइड शिफ्ट और एल्काइल शिफ्ट। अब हाइड्राइड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए ये वही वाला एग्जांपल आ गया, प्रोपाइल आप कह सकते हो या ब्यूटाइल कह सकते हो। प्रोपाइल ले लिया मैंने, तो अभी ये जो कार्बोकेटायन है ये है प्रोपाइल कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन है, प्रोपाइल कार्बोकेटायन। तो जैसे ही प्रोपाइल कार्बोकेटायन बनता है तो वहाँ पॉसिबिलिटी होती है रीअरेंजमेंट की। किसकी पॉसिबिलिटी होती है, रीअरेंजमेंट। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जब कोई रिएक्शन में मैकेनिज्म आएगा वहाँ पर अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है तो वो आपको करवानी है। समझ में आ गई बात, ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ काम आएगा। एक रिएक्शन है वहाँ पर जब पढ़ेंगे तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने वहाँ बताया था आपको। तो ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। हाइड्राइड शिफ्ट क्या हो रहा है कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्या है, 1 डिग्री। अब देखिए ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट कब होता है, रीअरेंजमेंट तब होता है जब लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, लेस स्टेबल है। अब ये हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, ये H यहाँ से यहाँ चला गया। तो जब H यहाँ से यहाँ जाएगा तो H जो है यहाँ से यहाँ चला गया। अब हाइड्राइड क्यों काम में लिया, एक चीज़ और ध्यान रखना, हाइड्राइड शिफ्ट क्यों कहा। अभी हमने क्या कहा था, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब आप H+ का अटैक करा रहे हो। यहाँ पर मैंने टर्म काम में लिया हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड एक्चुअल कहते हैं किसको है, H- को हाइड्राइड कहते हैं। इसका मतलब जो शिफ्ट हो रहा है वो एज ए H- हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो H है इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो H- के फॉर्म में जाएगा। H- जब इससे जुड़ेगा तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, CH3 हो गया, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। समझ में आ गई बात। तो ये 1 डिग्री से क्या बन गया, 2 डिग्री। अभी हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या था, 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री स्टेबल है। तो रीअरेंजमेंट तभी होगा जब आपके लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनेगा। तो 1 डिग्री से क्या बन गया, 2 डिग्री। अब होता क्या है, जब आप कोई रिएक्शन पढ़ोगे वहाँ पर आपको दिखेगा ऐसा कि कार्बोकेटायन कौन सा बन रहा है, ये वाला। लेकिन जब आप प्रोडक्ट देखोगे तो प्रोडक्ट में जो ग्रुप जुड़ रहा है वो ये नहीं जुड़ रहा है, वो ये जुड़ रहा है। तो वहाँ पर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए आगे अगर हम बात करें एल्काइल शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट। अब एल्काइल शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट में क्या दे रखा है कि ये आपके एग्जाम्पल है।
ये आपके 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्या है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब अगर रीअरेंजमेंट के बाद 3 डिग्री बन सकता है तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर CH3 जब ये है कि ये इधर जाएगा, एल्काइन मतलब इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, CH3 माइनस गया तो ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, तो CH3 जुड़ गया इधर, और यहाँ पर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। तो अब ये जो प्लस चार्ज आया ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, तो ये 3 डिग्री बन रहा है इसलिए रीअरेंजमेंट हो रहा है। अगर 3 डिग्री नहीं बनता तो रीअरेंजमेंट नहीं होता। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कि ये प्लस यहाँ ना होके यहाँ होता तो ऐसा जो है वो पहले 1 डिग्री से 2 डिग्री बनता, फिर 2 डिग्री से 3 डिग्री बनता। डायरेक्ट जो है वो 2 बार रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, स्टेप वाइज ही होगा। ठीक है, अगर 2 बार होगा तो हालांकि इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लेवल पे। तो ये CH3 यहाँ गया, 2 डिग्री से क्या बन गया? 3 डिग्री। तो ये रीअरेंजमेंट आपके जब आप रिएक्शन पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके आएंगे काम, ध्यान रखना। आगे दे रखा। अब ये तो देखिए, ये तो बेसिक जो मैकेनिज्म वाइज रिएक्शन है या स्टेप वाइज जो सिस्टमैटिक रिएक्शन है वो उस टाइप से लिखा हुआ है कि भाई कॉम्बिनेशन विद द न्यूक्लियोफाइल हो या लॉस ऑफ प्रोटोन हो या रीअरेंजमेंट हो, ये तो टाइप हो गया मैकेनिज्म के बेस पे या स्टेप के बेस पे। अब कई बार क्या होता है कि कुछ नेम रिएक्शंस होती हैं या सिंपल रिएक्शन होती है, तो वहाँ पर आपको ऐसे ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ये तो नॉर्मली पूछेगा नहीं कोई कि कैटायन कैसे बनेगा या कार्बोकेटायन कौन सी रिएक्शन बन रहा है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि कहाँ पर जो है इस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन बनता है। या फिर ये जो कार्बोकेटायन है ये कौन सी रिएक्शन बनता है, मेन क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो रिएक्शन है उसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। तो जैसे ये क्वेश्चन RPSC ने पूछ रखे हैं, हालांकि आपके ये जो नेम रिएक्शन है सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके कार्बोकेटायन तो मेंशन है ही, तो चाहे कोई सी भी रिएक्शन हो XYZ, अगर उसमें कार्बोकेटायन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते सर हमारे सिलेबस में तो ये रिएक्शन है ही नहीं, आप केवल इतना याद कर लो, नाम से याद कर लो कि इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है। समझ आ गई बात? तो वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट जो है उसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटायन, ये आपको याद रखना है। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जो है उसमें क्या इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकेटायन है, ये आपको याद रखना है। अब भले वो रिएक्शन आपके सिलेबस में हो या ना हो, कोई भी इंटरमीडिएट आप जैसे मान लीजिए आपको खुद को जितनी ऑर्गेनिक आती है, अगर कोई भी रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म पता है और उसमें कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन रहा है तो वो आप नाम यहाँ ऐड कर लीजिए। ये तो जो मेरे को नज़र में आ गए या जो रिएक्शन या क्वेश्चन में दिख गए वो मैंने ऐड कर दिए। बाकी जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ कोई भी रिएक्शन आ रही है, जहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है, वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये था आपके कार्बोकेटायन।